नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की जनता को संबोधित किया और कांग्रेस की परिभाषा बताई। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का सामना करना और लोगों के साथ खड़े होना कांग्रेस की परिभाषा है। उन्होंने बीजेपी को लोकतंत्र विरोधी बताया और पार्टी की निरंकुश योजनाओं के खिलाफ देश की जनता से एकजुट होने का आह्वान किया। सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सभी कड़ी मेहनत करेंगे और भारत और उसके लोगों पर हमला करने वाली ताकतों के खिलाफ खड़े होंगे। हमें सत्ताधारी बीजेपी के लोकतंत्र विरोधी और निरंकुश योजनाओं को हराने के लिए एकजुट होना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 3 दिनों के अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे। आज उन्होंने मल्लपुरम में कलेक्ट्रेट में कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा बैठक की और इसके बाद राहुल गांधी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के बैठक में हिस्सा लेंगे। बुधवार को मनंतवाड़ी अस्पताल के दौरे के बाद वो कन्नौज से नई दिल्ली लौट आएंगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। मध्य प्रदेश में लगातार सियासी पारा हाई होता जा रहा है और ऐसे में नेताओं के जुबान फिसलना आम बात है। लेकिन अपने बयान को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी कमलनाथ पर हमलावर है, तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें कांग्रेस नेता को राक्षस का रूप दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल हो रही है। इसमें कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को मां दुर्गा के अवतार में दिखाया गया है, जबकि कांग्रेस नेता कमलनाथ को राक्षस बनाया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी के महिला प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम कह दिया, जिस पर अब घमासान शुरू हो गया। कमलनाथ के इसी बयान के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मौन धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग की। अब कमलनाथ जी से तो कोई उम्मीद है नहीं। निर्लज्जता की सीमाएं उन्होंने लांघी है। लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, आप महिलाएं, आप मां, बहन और बेटी भी हैं। आपकी पार्टी के नेता ने, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या ऐसी टिप्पणी जायज है उनके द्वारा करना? क्या इस टिप्पणी ने आपके मन को व्यथित नहीं किया? केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून पर चर्चा और उसके खिलाफ विधेयक पेश करने के लिए पंजाब विधानसभा का विशेष 2 दिवसीय सत्र सोमवार से शुरू हो गया। इस दौरान सदन के अंदर तेज बहस हो रही है, तो वहीं विधानसभा के बाहर पंजाब की विपक्षी पार्टियां शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी इस सत्र का विरोध कर रही है। बता दें कि कृषि कानूनों का किसान जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा, आज से शुरू हो रहे महत्वपूर्ण विशेष सत्र के लिए मैं विधानसभा पहुंच गया। हम केंद्र की किसान विरोधी कानूनों से पंजाब की खेती को बचाने और हितों की रक्षा करने के लिए चर्चा और बहस करने के लिए मिले। शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर ये विरोध जता रहे हैं। पार्टी के नेता विक्रम मजीठिया ने कहा कि पंजाब सरकार ने कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, वो केंद्र से मिलकर फिक्स मैच खेल रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए।
ईडी की टीम श्रीनगर स्थित अपने कार्यालय में पूर्व सीएम से पूछताछ करने पहुंची और इस मामले में पहले भी उन्हें ईडी ने तलब किया था। वहीं फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये पूछताछ गुपकार समझौते को लेकर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए की जा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित 112 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला काफी पुराना है। इसकी जांच का जिम्मा जम्मू कश्मीर पुलिस को दिया गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंपा था। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद क्षति का जायजा लेने के लिए सोमवार को यात्रा शुरू की। फडणवीस ने बारामती के आसपास और पुणे जिले के दौंड तहसील का मुआयना किया और मुख्यमंत्री से तत्काल राहत पैकेज जारी करने की मांग की। फडणवीस यहां कुछ खेतों में गए और भारी बारिश से फसलों को पहुंची क्षति पर नजर डाली और कहा कि केंद्र सरकार मदद को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार को प्रभावित किसानों की मदद करने की प्राथमिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण बीते 7 महीने से बंद स्कूल और मदरसे आज से फिर से खुल गए। प्रथम चरण में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले गए। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद छोटे बच्चों के स्कूल खोलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं मदरसों में आज से रौनक लौट आई। वहीं विद्यालयों और मदरसों में संक्रमण रोकने के पुख्ता इंतजाम का दावा किया गया। वहीं सहायता प्राप्त और वित्त विहीन विद्यालयों को बच्चों को कोरोना से बचाने की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अच्छी बात है कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद अपने यूपी में स्कूल और कॉलेजेस और मदरसे खुल गए हैं और आपने देखा कि अपने यहाँ दारुल उलूम फिरंगी महल में भी बच्चों ने आज से आना शुरू कर दिया है। हालांकि जाहिर सी बात है अभी तादाद बहुत कम है, लेकिन एक दर्जे में सिर्फ 50% कैपेसिटी के हिसाब से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बच्चों को बैठाया जा रहा है और जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक सब बच्चों को मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बैठाया जा रहा है। प्लस मदरसे में आने से पहले गेट पर ही सबको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि चूँकि बच्चों की पढ़ाई का बड़ा नुकसान हो चुका है, इसलिए बच्चों को इस बात की हिदायत भी की गई है कि जितना भी आप लोग प्रिकॉशंस ले लेंगे उतना आप लोगों के लिए। उधर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री इमरती देवी के ऊपर कसे गए तंज पर सियासत गरमा गई। एक सभा के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार की मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया था, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने रीवा कलेक्टर कार्यालय के सामने 2 घंटे मौन व्रत रखा। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन के दौरान मंत्री इमरती देवी को आइटम बता दिया था। मौन व्रत कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा महिला मंत्री, दलित मंत्री के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के विरोध के कारण भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया है, जिसमें मौन व्रत का फैसला इसलिए है कि इस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी करने वाले के खिलाफ बोलने में भी हम लोगों को शर्म आती है। आप जानते होंगे कल ग्वालियर संभाग में डबरा में एक सभा के दौरान कांग्रेसी नेता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने हमारी प्रदेश की महिला मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, हमारी अनुसूचित जाति की बहन इमरती देवी के विरुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसका प्रयोग हम कर नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं। ऐसे अपमानजनक घृणित शब्दों का प्रयोग किया है। इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में एक गांधीवादी तरीके से 2 घंटे का मौन धरना किया। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर बवाल जारी है और वे अपने बयान को लेकर माफी मांगने को तैयार भी नहीं। अब इस मसले पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी अपना बयान दिया है। राजनीति में जो बड़े पदों पर आसीन लोग हैं, उनको महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे जनमानस में पॉलिटिकल लोगों की छवि खराब होती है। किसी की बेटी हो, गरीब की हो, अमीर की हो, ऊंच की हो, नीच की हो, किसी देश के सूबे की हो, किसी के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। यूपी तक इस मसले की गूंज जो है वह सुनाई दे रही है। अब उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद ने भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सार्वजनिक रूप से पूर्व मंत्री इमरती देवी के ऊपर जो अश्लील टिप्पणी की है, उससे न केवल देश की महिलाएं आहत हैं, बल्कि देश के 30 करोड़ दलित खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। एक पूर्व मंत्री को आइटम कहना, यह कांग्रेस की संस्कृति और उनकी सोच, खासकर से कमलनाथ जी की घटिया सोच को प्रदर्शित करता है। मैंने आज कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि कांग्रेस जलता हुआ घर है जो न जाने कितने आशियाने जलाएगा। आज उनकी सोच स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा इमरती देवी को आइटम कहे जाने के बाद खासा विवाद शुरू हो गया। अब इस मसले पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जहां तक आपने बात की कमलनाथ जी की, तो हमेशा कांग्रेस ने पिछले 60 वर्षों का अगर इतिहास उठाकर देखें तो दलितों का देश में अपमान के सिवा इन्होंने सम्मान कभी नहीं किया है। और उसी क्रम में आज फिर उनके दिल में जो बात थी वो जबान पर आ गई कि दलितों के लिए किस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है। ये हमारी बहन के लिए जो टिप्पणी उन्होंने की है मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान, बड़ी ही मैं इसकी निंदा करता हूँ, शर्मनाक है। और साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने कभी महिलाओं का सम्मान देश में नहीं किया है। जिस तरह से इन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया है, इसी तरह से इन्होंने देश की सेना का भी सम्मान नहीं किया है, देश के सेना का भी अपमान किया है। आप देखें, महिलाओं के अगर अपमान की बात करें तो इनकी पार्टी की ही अभी एक महिला को किस तरह से पीटा गया इनके कार्यालय में, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की कांग्रेस के नेताओं ने, ना प्रियंका वाड्रा ने, ना सोनिया जी ने, ना राहुल जी। तो एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर बवाल जो है वो लगातार जारी है। बीजेपी इस मसले को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। अब बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा ने भी बयान की निंदा की। देखिए, वही बात होगी कांग्रेस के साथ कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। अब इमरती देवी जी खुद भी दलित महिला हैं। कहाँ दलित महिला की सुरक्षा के लिए राहुल गांधी हाथरस में जाके घास पे लेट गए थे। आज ही सुबह मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ बहस कर रही तो कहती बीजेपी तो मुद्दाहीन है, ये कोई चीज़ है, कोई मुद्दा ही नहीं है, आपने मुद्दा बना दिया। लेकिन अगर कमलनाथ जी के बयान को ध्यान से सुनेंगे, कौन है वो? पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। बयान को ध्यान से सुनिए तो उनका चरित्र डिस्क्रिप्शन करते हुए उनको आइटम बोल देते हैं और माफी मांगने को तैयार नहीं है। सड़कों पे जनता उतर रही है वहां पे और कांग्रेस पार्टी को मुद्दा नहीं लग रहा है इसके अंदर। देखिए, यही बात है, राजस्थान में जब नाबालिग दलित बहनों के साथ दुष्कर्म हो जाता है 13-15 साल की बच्चियों के साथ, तो कहते हैं अपनी मर्जी से गई थी और चरित्र हनन करते हुए आरोपियों को रिहा कर देते हैं। यहाँ पे दलित बहन को आइटम बोला जा रहा है और चुप्पी साध के ये कह रहे कोई मुद्दा। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना को लेकर कहा कि दिल्ली में सीरो सर्वे चल रहा है। सर्वे अगले 2 से 3 दिन में पूरा हो जाएगा। सैंपल साइज लगभग 16,000 है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहारों का समय आ रहा है। इस समय में लोगों को कोरोना के प्रति ज्यादा ध्यान देना होगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सरकार ने पूरे प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं। मैं फिर से ये कहूँगा कि देखिएगा, त्यौहार हैं, कहीं ऐसा ना हो कि त्यौहार के अंदर किसी भी गलती से, एक आदमी की गलती से हो सकता है 100 लोगों को इन्फेक्शन हो। तो सभी लोग अगर मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो इससे बचा जा सकता है। दिल्ली का सीरो सर्वे चल रहा है, अभी क्या सैंपल है? सीरो सर्वे स्टार्ट किया गया था, जो अगले 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हफ्ते 10 दिन में आपको कितना सैंपल है इस बार लिया? जो पिछली बार था बिल्कुल सेम है, 16,000 के आसपास। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सपा नेता सुनील यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपी में अपराधियों का राज चल रहा है। अब योगी सरकार अपने ही गुंडों से डरने लगी है। राज्य में अपराधियों की सरकार है और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज तो है नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों, बलात्कारियों, रंगदारी मांगने वालों के चरणों में नतमस्तक हो गई है। कल हम लोगों ने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अब बलिया से हमको भी डर लगता है। इसका मतलब किससे डर रहे हैं योगी जी? अपने गुंडों से डर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ने एक पिछड़े समाज के जयप्रकाश पाल की सरेआम हत्या कर दी, एसडीएम, सीओ और 3-3 थाने के पुलिस वालों के सामने, अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों से डर रहे हैं तब तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना। हाथरस गैंगरेप केस में सीबीआई जांच जारी है। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां लड़की का इलाज करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि घटना के बाद लड़की को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक उसका इलाज चला था। इसके साथ ही सीबीआई की एक टीम अलीगढ़ जेल पहुंची, जहां हाथरस गैंगरेप केस के चारों आरोपी बंद हैं। सीबीआई की टीम इन चारों आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। इसके पहले सीबीआई की टीम ने एक बार फिर चश्मदीद विक्रम से पूछताछ की। सीबीआई की टीम ने दूसरी बार छोटू को पूछताछ के लिए बुलाया था। चौदह सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस खेत में दलित लड़की के साथ दिल दहला देने वाली वारदात हुई, उस खेत का मालिक एक किसान है और वो इन दिनों परेशान है। खेत के मालिक सोम सिंह ने बताया कि उसकी फसल बर्बाद हो गई। इसकी वजह यह है कि प्रशासन ने खेत में सिंचाई करने और कटाई करने से मना कर दिया, ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो सके और ना कोई सबूत नष्ट हो सके। अब सोम सिंह ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। पीड़िता सोम सिंह के ही खेत में घायल अवस्था में मिली थी। पीड़ित परिवार का दावा है कि लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है।
बलिया हत्याकांड को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष जाति हिंसा करवाना चाहती है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो ये बताना होगा उत्तर प्रदेश को और देश को, पूरा उत्तर प्रदेश उनके ऊपर एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उन्होंने ये कहा था जब हाथरस की घटना हुई थी तो कि विपक्ष लगातार जाति हिंसा कराना चाहता है। बलिया की घटना पूरी तरह स्पष्ट है कि जाति व्यक्ति के साथ कौन खड़ा है, अपराधियों के साथ कौन खड़ा है और किस रूप में खड़ा है, ये पूरा देश देख रहा है। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को अडानी ग्रुप को दिए गए तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की लीज के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया। इस लीज के खिलाफ केरल सरकार ने याचिका दाखिल की। सरकार ने अगस्त में याचिका डाली थी। केंद्र सरकार ने अडानी एंटरप्राइजेस को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की लीज दी। याचिका डालने के बाद राज्य में इस फैसले के खिलाफ ऑल पार्टी मीट बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले को वापस लेने की मांग की गई। इसके पहले केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने भी एयरपोर्ट की लीज और मेंटेनेंस की नीलामी के लिए बोली लगाई। हालांकि अडानी ग्रुप ने सबसे ऊंची बोली लगाकर लीज अपने नाम कर ली। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में किसान ने आत्मदाह की चेतावनी दी। गांव घनसौल जनवारा के किसान ने स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन प्रशासन शायद अनहोनी के इंतजार में किसान ने जमीन की नाप को लेकर लेखपाल पर भारी अनियमितता का आरोप लगाया, जिसके चलते पीड़ित किसान ने पुलिस के सामने अपनी समस्या को सुनाया। समस्या के समाधान के लिए फरियाद लगाई। कई बार अधिकारियों के पास भी शिकायत की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। तब तंग आकर किसान ने अब आत्मदाह की चेतावनी दी है। यूपी के रामपुर में आर्थिक तंगी के चलते किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल धान की फसल की कम कीमत मिलने पर किसान काफी परेशान था। मृतक किसान के परिजनों का कहना है कि किसान के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2 बेटियों की शादी पिछले साल हुई, लेकिन दहेज नहीं दिया था। जहां मृतक किसान ने ससुराल वालों से वादा किया था वो धान की फसल बेचकर बेटियों को दहेज दे देगा, लेकिन किसान के धान की लगाई हुई फसल की लागत तक नहीं मिल पाई, जिसके बाद किसान ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि क्षेत्र के विधायक और मंत्री गांव का शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन किसान के परिवार का दर्द जानने के लिए कोई भी नहीं। किसान की मौत के बाद पूरे गांव में आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। क्या बेटियों की शादी कब करी थी आपने? 1 साल हो गया। क्या ससुरालियों से उनसे क्या कमिटमेंट किया था आपने, मतलब क्या बोला था? क्या 1 साल बाद हम तुम्हें दे देंगे दहेज और फसल में उठा के दे देंगे। फसल हुआ नहीं, इसे रेट मिला नहीं। किसान की आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या की खबर आज एक मीडिया चैनल के रिपोर्टर के द्वारा हमें सूचित की गई। इसके पश्चात संबंधित उपजिलाधिकारी और तहसीलदार एवं पुलिस थाने के सीओ को भेजा गया है। परिवार से बात की जा रही है और इसमें प्रथम दृष्टया यह तथ्य आया है कि परिवार को कुछ लोगों ने ट्यूटर्ड किया है ये बोलने के लिए, और कुछ लोग उनके पास गए थे पैसा दिलाने की बात करके। अभी उस पर जांच चल रही है, जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई। बीजेपी नेता चरण चुग ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है, किसानों को बहलाया जा रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन, देश के इंस्टीट्यूशन एक ताक पर, देश का लोकतंत्र एक ताक पर, देश का संघीय ढांचा एक ताक पर, सोनिया जी का आदेश, उसकी पालना हो रही है और किसानों को झूठ बोलकर, फरेब से, धोखे से आगे भी सड़कों पर बिठाया है। और ये विधानसभा का सत्र भी झूठ और फरेब का एक नमूना है और पूरी ड्रामेबाजी है। मैं उनसे निवेदन किया मैंने कि आप करिए ना 90,000 करोड़ का कर्जा माफ, हम आपको सलूट। कृषि कानून के खिलाफ लगातार पंजाब में धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस पर राजनीति तेज हो चुकी है। दरअसल जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पंजाब में अब फार्म बिल से किसानों को ज्यादा मदद मिल पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम को केंद्र सरकार के फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए।
के जो परंपरागत तरीके थे उनसे किसानों का बहुत भला तो नहीं हुआ है, और पंजाब में पहली हरित क्रांति का जो लाभ है वो काफ़ी हद तक मिला, लेकिन अब वहाँ नए फार्म बिल से किसानों को ज़्यादा मदद मिल पाएगी। और इसीलिए ईमानदारी के साथ बगैर सियासत किए कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस दिशा में केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के साथ खड़ा हो। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोगों को गरीबी दी, बेरोजगारी दी। उन्होंने कांग्रेस को लेकर और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। गरीबी दी, बेरोजगारी दी, असुरक्षा दी। इन 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने इक्वलिटी, समानता का एहसास कराया, डेवलपमेंट विद डिग्निटी का एहसास कराया, जिसका कि नतीजे तमाम दिखाई पड़ रहे हैं। आज सभी क्षेत्रों में समाज का सभी हिस्सा बराबर का हिस्सेदार, भागीदार बन रहा है। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो बोगस बैशिंग ब्रिगेड है उसकी बकवास बहादुरी, और इस बोगस बैशिंग ब्रिगेड और भारत बैशिंग ब्रिगेड की जो बकवास बहादुरी है वो शुद्ध रूप से एक मानसिकता के साथ है कि देश को कैसे बदनाम करो। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के गांव वहादीन में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में धांधली के आरोप लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान ने कोई विकास नहीं कराया, विकास केवल कागजों में खानापूर्ति की गई। सरकार ने आवास योजना, शौचालय योजना चल रही है, उसका भी ग्रामीणों को जो फायदा है वह नहीं मिल पाया, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। दरअसल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। यह मामला पिलखुआ का है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया और बदमाश सहित 9 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, बदमाशों ने 6 दिन पहले लाखों के माल से भरा ट्रक लूटा था। यूपी के बरेली में दिव्यांग छात्रा ने नीट की परीक्षा पास कर ली और अब वो वेटनरी डॉक्टर बन जानवरों की सेवा करना चाहती है। दरअसल बरेली के दिव्यांग बेटी महिमा बीमारी से ग्रसित है। बीमारी के कारण उसके हाथ और पैर काम नहीं करते, इसीलिए उसका सारा काम उसकी मां और पिता करते हैं। लेकिन फिर भी महिला के जो हौसले हैं ये बुलंद हैं। वो देश का नाम रोशन करने चाहती है। आपको बता दें कि महिमा ने नीट की परीक्षा दी और अब जो रिजल्ट आया उसमें वे अच्छे नंबरों से पास हो गई। मैंने नीट क्वालिफाई करा। लास्ट टाइम भी मैंने नीट क्वालिफाई किया था, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं दिया डिसेबिलिटी की वजह से। अब मैं मोदी जी से और बालियान जी से भी रिक्वेस्ट फिर करूँगी कि मुझे एडमिशन दिया जाए एनिमल बिहेवियरिस्ट में और BVSC में एडमिशन। मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली में एक बुजुर्ग किसान की कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत पर सियासत गर्म हो चुकी है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर किसान की मौत को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं अब सिंधिया ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए किसान की मौत पर सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा की तरह संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है। एमपी शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों का वेतन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नहीं मिल पाया। 1 से 2 दिन में इसे सुधार लिया जाएगा। भोपाल के 2 लाख शिक्षकों को पिछले माह का वेतन अब तक नहीं मिला। इसमें करीब 1.5 लाख प्राथमिक और 50,000 सहायक शिक्षक हैं। इससे शिक्षकों का त्योहार फीका पड़ रहा है। इस मामले में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री का कहना है कि संविलियन के कारण प्राथमिक शिक्षकों के बजट का जो बदल है गया है और इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन सहायक शिक्षक तो पुराने हैं। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण वेतन नहीं मिला है। बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक के नेता जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और एनडीए उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी क्रम में आज नीतीश कुमार 5 रैलियां कर रहे हैं। गया जिले में नीतीश कुमार की 3 रैलियां हैं। नीतीश कुमार ने सबसे पहली रैली गया के शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में की। शेरघाटी सीट से जेडीयू के टिकट पर विनोद यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में विनोद जेडीयू के टिकट पर जीते थे। यहां रैली में नीतीश कुमार महागठबंधन के सरकारी नौकरी वाले वादे पर तंज किया। वहीं तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे पर नीतीश कुमार ने कहा कि कहां से आएगा ये, क्या ये संभव हो पाएगा। नीतीश ने कहा कि कुछ लोग बस बोलते रहते हैं, उन्हें पता नहीं कि कैसे होगा। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से की जा रही है। दरअसल 15 साल के शासन को लेकर एआईएमआईएम, आरएलएसपी और बसपा संयुक्त रूप से बिहार के चुनावी मैदान में कमर कस उतर चुकी है। एक तरफ जहां एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस वार्ता में कहा था कि दागियों को नहीं टिकट दिया जाएगा तो स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और यूथ अध्यक्ष आदिल हसन के पैसे लेकर टिकट दिए जाने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर पूर्णिया जिले के कसबा विधानसभा और बायसी विधानसभा के स्थानीय कार्यकर्ताओं को गुस्सा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे को फाड़कर विरोध प्रदर्शन किया। At the
अख्तरुल ईमान की गुलाबी उर्दू खत्म हो गई। आज अख्तरुल ईमान साहब ये साबित कर दिए कि वो बेईमान हैं। आदिल हसन ये साबित कर दिए कि बेईमान हैं। उन्होंने टिकट को बेच दिया। शुरू से जब अख्तरुल ईमान से बात होती थी तो वो झूठे मक्कार ये कहते थे कि आप लोग दो आदमी हैं, आप लोग दो आदमी हैं। तो मक्कार इंसान आखिर हमको टिकट नहीं दिए तो बोलते थे आलिम दीन है उसी को टिकट देंगे। तो देना चाहिए ना अब्दुल्ला सालिम को टिकट। हम दो आदमी थे तो दोनों में से एक को टिकट देना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी साहब कहा करके गए कि साफ छवि के लोगों को जो है टिकट देंगे, तो क्यों नहीं साफ छवि के लोगों को टिकट दिए? क्यों? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है, तो वहीं दरभंगा में विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों पर निगरानी को लेकर शहर के प्रमुख 70 स्थानों पर सीसीटीवी लगाया गया। नियंत्रण कक्ष यातायात थाना में बनाया गया है। आपको बता दें, जहां हर पल एक पुलिस अधिकारी की टीम मॉनिटरिंग करती रहती है, तो वहीं यातायात डीएसपी ब्रजू पासवान ने कहा कि चुनाव के साथ दुर्गा पूजा है, जिसको लेकर शहर में शांति बनी रहे और सीसीटीवी के माध्यम से हमें काफी मदद भी मिल रही है। रख रहे हैं सर के ऊपर कोविड-19 को देखते हुए पूजा पंडाल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन जो पुराना पूजा स्थल है जहाँ पहले से प्रतिमा बैठाया जाता है, उन स्थानों पर प्रतिनियुक्ति की जा रही है तथा निगरानी रखी जा रही है। लेकिन पूजा पंडाल जो है वो बैठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सामने में चुनाव भी है, इसको ध्यान में रखकर नाका 6, नाका 5, बेता थाना के पास, इनकम टैक्स के पास चेकिंग की जा रही है। सेंट्रल फोर्स और जिला में जो उपलब्ध बल है उनके। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि बीजेपी सीएम नीतीश का हिसाब किताब इस चुनाव के बाद चुकता कर देगी। चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें रहस्य बना हुआ है, इस रहस्य का खुलासा चुनाव के बाद होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और कहा कि चुनाव के बाद की बात जो है वो चुनाव के बाद होगी, तो कुछ रहस्य है। अब वो रहस्य पर से पर्दा जो है उठेगा चुनाव के बाद ही। लेकिन आज के दिन स्पष्ट है कि बहुतों के मन में ये संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार का हिसाब किताब जो है इस चुनाव में चुकता। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार ने फुल मोमेंट पकड़ लिया है। रविवार को रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट जो बिडेन ने धुआंधार प्रचार किया। 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए दो पार्टियां जीतोड़ मेहनत कर रही है। रविवार को ट्रंप ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत नेवाडा से की। इस दौरान वे एक चर्चा में गए। नेवाडा में रिपब्लिकन कभी डेमोक्रेट को कड़ी टक्कर देते थे, लेकिन 2004 से यहां के वोटर रिपब्लिकन प्रत्याशी के रूप में गोलबंद नहीं हुए। वहीं दुनिया में रविवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ पार कर गया, जबकि मृतकों की संख्या की अगर बात की जाए तो 11,18,000 से ज्यादा हो गई। महामारी के चपेट में आए 3 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इस बीच यूरोप में पिछले एक सप्ताह से भी ज्यादा समय से प्रतिदिन औसतन 1.40 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इतने नए संक्रमित तो भारत, ब्राजील और अमेरिका को मिलाकर भी नहीं। शुक्रवार को दुनिया भर में रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। दुनिया के हर 100 नए मामलों में 34 यूरोप से हैं। यूरोप में हर 9 दिन में 10 लाख संक्रमित बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, नीदरलैंड और स्पेन में पूरे यूरोप के आधे से ज्यादा मामले मिले। फ्रांस में सबसे ज्यादा प्रतिदिन औसतन करीब 20,000 नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। यूरोप में एक सप्ताह में रोजाना इतने ज्यादा मामले जो हैं वह सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली वासियों को फिलहाल प्रदूषित हवा से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं से हवा की सेहत और खराब हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल पराली जलने की अधिक घटनाएं सामने आ रही है। इसकी प्रमुख वजह फसलों की कटाई समय से पहले होना और कोरोना के कारण मजदूरों की कमी बताया जा रहा है। मौसम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार
उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली हवा अपने साथ पराली जलने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषकों को ला रही है। पराली जलने से जमा होने वाले PM 2.5 की मात्रा 19% दर्ज की गई थी। यूपी विधानसभा की 8 रिक्त सीटों में से 7 पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के बीच विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 2022 विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट कर इसकी पुष्टि की। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि सपा 2022 के चुनावों के लिए वर्तमान विधायकों और जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उन्हें छोड़कर अन्य सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। अखिलेश ने साथ ही यूपी के जनहितकारी चतुर्दिक विकास के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होना है, लिहाजा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और इसी कड़ी में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की जमकर रैलियां हो रही है। सोमवार को उन्होंने गया के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में रैली की। इस क्षेत्र में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे। मांझी की पार्टी इस बार एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है। टिकरी में नीतीश कुमार के संबोधन से पहले जीतन राम मांझी ने भाषण दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। एनडीए के चुनावी रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली शुरू होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ बिहार में पहले चरण में मतदान के लिए 6 दिनों में 18 रैलियां करेंगे। उनकी रैलियों की शुरुआत 20 अक्टूबर को बिहार के कैमूर से होगी। मंगलवार को ही वे अरवल और रोहतास में भी जनता से रूबरू होंगे। वहीं भारतीय रेलवे ने गांवों और किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसान रेल सेवा शुरू की। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद रेलवे ने रायपुर के साथ दुर्ग रेलवे स्टेशन से किसान रेल चलाने का फैसला कर लिया है। नवरात्रि के बाद ये ट्रेन पटरी पर दौड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके चलने से क्षेत्र के किसान अपनी फल सब्जियां दूसरे राज्यों में भेज सकेंगे। इसके लिए रेलवे ने किसानों को पार्सल किराए में 50% छूट देने की घोषणा भी की। जिन शहरों राज्यों में फलों और सब्जियों की मांग ज्यादा होगी, वहां से किसानों को बेहतर मूल्य मिल पाएगा और सीधी ट्रेनों की वजह से भेजने में भी आसानी होगी। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर दुर्ग से ये मालगाड़ी दौड़ेगी, तो इससे किसानों को फायदा मिलने की पूरी उम्मीद जो है वह जताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने गांव और किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसान रेल सेवा शुरू की है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद रेलवे ने रायपुर के साथ दुर्ग रेलवे स्टेशन से किसान रेल चलाने का फैसला कर लिया है। नवरात्रि के बाद यह ट्रेन पटरी पर दौड़ने की संभावना जताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुम्हार सीट से अब की बार मधुरेश चौधरी अपनी भाग्य को आजमा रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता होने के बावजूद पार्टी ने इन पर भरोसा नहीं करते हुए फिर से अरुण कुमार को उम्मीदवार बनाया। प्रेस वार्ता के दौरान मधुरेश चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि 15 सालों से अरुण कुमार कुम्हार विधानसभा से जनता इनके साथ जो है वो खड़ी नजर आई, लेकिन जनता का सुख दुख में अरुण कुमार भागीदार नहीं निभाते। कुम्हार की जनता विकल्प खोज रही थी। अब की बार नोटा के चक्कर में थे, लेकिन कुम्हार के जनता को जैसे ही पता चला कि मधुरेश चौधरी इस बार इस क्षेत्र से खड़े हैं, तो उन्हें जनता ने खड़ा कर दिया। भाजपा का विधायक होगा, लेकिन अरुण सिन्हा जी नहीं होंगे। बिहार में कुम्हार विधानसभा में जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का, वो भी अपने विधायक को चेंज करना चाहते हैं। अरुण कुमार सिन्हा जी विधायक भाजपा के ही हैं, तो आपको क्या नहीं लग रहा है कि विकास किए हैं कुम्हार विधानसभा में? ये तो जनता बताएगी। आप मीडिया वाले हैं, आप पूरी कुम्हार विधानसभा में जाके देख लीजिए कि कहीं में सबसे दुख के साथ बोलना पड़ता है कि अरुण कुमार सिन्हा जी हमारे पार्टी से विधायक बने हुए हैं और 15 साल से वो विधायक हैं। उन्होंने कुम्हार विधानसभा में कोई काम नहीं। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज।